तो दोस्तों आज हो गया 26 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी विधायक ललन पासवान को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित फोन कॉल मामले में एनडीए ने अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। बिहार के एनडीए नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर कैसे जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लालू फोन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की एनडीए ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी से जुड़े रत्नेश कुशवाहा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं। इधर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में सत्ताधारी एनडीए ने झारखंड सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लालू प्रसाद रांची जेल में हैं और अगर झारखंड सरकार इस मामले में विफल होती है तो हम केंद्र सरकार से संपर्क कर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी सजा काट रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट को बीजेपी एलजेपी को देने के मूड में नहीं है। जेडीयू ने एलजेपी को सीट देने के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और बिहार के अन्य सत्ताधारी दल समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू और एलजेपी के बीच के तनाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है। इस सीट पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाले एलजेपी का दावा होने के बावजूद जेडीयू की आपत्तियों के कारण यह उनके खाते में नहीं जा रही है। हाल ही में हुए संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते थे। हालांकि इन चर्चाओं के बीच ही जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के सामने अपनी राय रख दी थी। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में तलवारें खींची हुई है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं दी जा रही है, सिर्फ बंगाल से टैक्स लिया जा रहा है और ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे ये पैसा उनका ही हो। आपको बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों पर जो नया बिल लाया गया है उससे किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई बार केंद्र को चिट्ठी लिखी और पैसों की मांग की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने नारा दिया है, बदला नहीं बदलाव चाहिए। मैं बीजेपी को चुनौती देती हूं कि वो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। मैं जेल से ही चुनाव जीत कर दिखा दूंगी। केंद्र ने लालू प्रसाद यादव को जेल में रखा, उससे क्या हुआ? बिहार में आज एनडीए चोरी से चुनाव जीता है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बुधवार को विजय कुमार सिन्हा निर्वाचित हो गए हैं। इस मामले में विधानसभा में हुए मतदान में सिन्हा के पक्ष में 126 मत पड़े और विरोध में 114 मत पड़े। सिन्हा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। सदन में प्रोटेम स्पीकर द्वारा सिन्हा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। सिन्हा के अध्यक्ष चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि यह बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि सिन्हा नियमावली और परंपरा के मुताबिक सदन चलाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सिन्हा को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि हम सब बिहार के हित के लिए यहाँ चुनकर आए हैं, हम सब मिलकर चलेंगे, विपक्ष अलग नहीं है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा विजय रहे। स्पीकर के लिए चुनाव में महागठबंधन की ओर से उतरे आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी भले ही हार गए, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में सफल रहे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों से लेकर बीएसपी के इकलौते विधायक तक ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। साथ ही आपको बता दें कि स्पीकर के लिए सर्वसम्मति से चयन न होने के चलते सभी की नज़र असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के ऊपर थी। एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत कर आए हैं। स्पीकर के चुनाव में उनके वोट देने को लेकर लोगों की नज़र टिकी हुई थी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को ही कहा था कि हम तीसरा मोर्चा है। ऐसे में उन्होंने सुझाव देते हुए कहा था कि सत्ता पक्ष को अध्यक्ष का पद और विपक्ष को विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था कि वो किसको वोट देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहब, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की जानिब से और अपनी पार्टी एमआईएम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज आपके चुने जाने के क्रम में जो दृश्य यहाँ पर देखा गया उससे जरा
थोड़ी देर के लिए तो अफसोस हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की और जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि इख्तलाफ के बाद, विरोध के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है, सब खुशी बखुशी उसे तस्लीम कर लेते हैं। हमें आपसे विरोध नहीं, आपके पार्टी और एनडीए, बीजेपी और एनडीए के जो नजरियात रहे हैं उससे विरोध जरूर रहा है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपके विरोध में हम खड़े जरूर थे और गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद हम गठबंधन की हमायत में खड़े थे, लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद, महान कहानीकार प्रेमचंद का अफसाना बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा और आपने जरूर पढ़ा होगा कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। आप सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हम ही नहीं, पूरा सदन आपसे ये उम्मीद रखता है कि 2-3 बातें कही जाती हैं, पक्षधर, निष्पक्ष और सत्य के पक्षधर। लोग निष्पक्ष लोगों को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निष्पक्ष कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसी इज्जत लुटे तो वह पक्षधर हो सकता है बुराइयों का, खड़ा वाला निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन उसका फरीजा है कि वह सत्य का पक्षधर होकर उसकी इज्जत बचाए। मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा। बिहार की बड़ी समस्याएं हैं, वक्त आएगा तो बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिगाड़, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे। 200 बोलो, हाँ 200 म्युनिसिपल कार, खामोश हो अभी माशाल्लाह, 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कारपोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कारपोरेशन था जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माजिद हुसैन को बोला जाओ बल्दिया में जाके CAA NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो, तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों को, ये क्या कर दिए इन्होंने, कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे हमारे को। हमने रेजोल्यूशन पास किया, क्यों पास किया? ताकि अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए जो धूप में खड़े होकर हमको वोट डाले कि उनके दिलों में जो तकलीफ हो रही है, जो कानून हिंदुस्तान के अंबेडकर के कानून के खिलाफ बनाया गया उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया गया GHMC में। यह मजलिस का काम है। इसीलिए मेरे भाई, वोट सिर्फ लेना नहीं है, कॉर्पोरेटर बनना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि यकजहती को कायम करना, ब्रदरहुड को कायम करना। और जब बातिल ताकतों के तूफान तुम्हारे घर पर आकर दस्तक देंगे तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कमनन बातिल ताकतों के तूफानों को अपनी सियासी ताकत और तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत पर उन तूफानों का खात्मा किया जमहूरी तरीके से। यह मकसद है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए। मैं नौजवानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं कि मोटरसाइकिल निकाल के देखता हूं अब स्कूल में क्या हो रहा, मासाब टैंक में क्या हो रहा, बैठ एक काट मार के दे। नहीं मेरे भाई, मोटरसाइकिल या गाड़ी निकालिए, पहले अपने माँ बाप को, अपनी अहलिया को, अपने घर वालों को लेकर जाइए। उनका वोट दिलाने के बाद जब मानो निकलो, आप जाके निकलो। और जब पोलिंग बूथ को जाएंगे आप तो बैलेट पेपर होगा। बैलेट पेपर में आप जहां पे पतंग दिखेगा मोर उठाइए, ठपाटप 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 मार के
और ऐसा मारना है कि शादी में से डाल के खींच 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 पूरा मैदान।